हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी रीड लेसन नंबर फर्स्ट। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं सिविक्स का, उसका हम लोग अभी लास्ट पोर्शन करेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में हम लोग पढ़े थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, पहले इंट्रोडक्शन बताया था कि की फीचर्स में कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई थी, क्योंकि लोगों के विचार अलग थे, या कि धर्म अलग थे, लैंग्वेज अलग थी। तो और उसके अलावा जो सोसाइटिक और इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो भी बहुत खतरनाक थी, भयानक थी। तो उनसे निपटने के लिए लोगों ने इसका हल निकाला। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे 300, जो 1946 में बनी थी, उसके मेंबर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम लोगों को इसका कुछ हल निकालना होगा। तो उसके लिए उन लोगों ने संघवाद की स्थापना करी। पहले तो संघवाद की स्थापना, जिसे हमने फेडरलिज्म कहा था, उसमें ये था कि जहाँ पर भी जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जहाँ पर बैठते हैं, जैसे कि हम लोग 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनके डिसीजंस जो होंगे सर्वमान्य होंगे और वो पूरे हमारी कंट्री को फॉलो करने पड़ेंगे। इसी के ही बच्चों हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं, पार्लियामेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की जो हमारी संसदीय शासन पद्धति है वो कैसे काम करती है। देखिए, द डिफरेंट टायर्स of the government that you just read in the consist of representative who are elected by the people. Your class 7 begin with the story of Kanta who was standing in the vote during the election. कि हम लोग अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका इलेक्शन के थ्रू हम लोग वोट कास्ट करते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। क्लास 7 की बुक के स्टार्टिंग में हम लोगों ने कांता की कहानी भी पढ़ी थी। उसमें दिया हुआ था कि वो वोट डालने के लिए लाइन में जो है खड़ी थी, है ना। तो उसी को आगे करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन guarantees universal adult suffer to the citizens. When were making of the constitution, the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle prepared to the masses of the universal adult can also consist of the elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about the representation in the cultural or democratic functioning in unit number 2 of this book. अब देखिए क्या था कि जब भारत का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अपने सभी इंसानों को, सभी सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार देता है। उसमें कहता है कि जो राइट टू वोट है वो हम लोगों का लिए सभी के लिए इक्वल है। नॉट आर द पुअर एंड नॉट आर द रिच। और संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो रचना कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने भारतीय जनता को एक एडल्ट मताधिकार, वोटिंग का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। और उसके लिए कौन सी एज जो है हमारे यहाँ पर डिसाइड की गई थी वोटिंग की? 18 ईयर्स। कि अगर आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपको ना कास्ट, ना धर्म, ना लिंग, ना किसी भी चीज़ के लिए आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और राइट टू वोट आप लोग मिल सकता है। उन्हें विश्वास भी था कि इसमें न केवल जो है डेमोक्रेटिक सोच और तौर तरीकों को ही जगह मिलेगी, बल्कि जो जितनी भी कास्ट है, जितने भी वर्ग है और जितने भी औरत और मर्द के फ़र्क पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन है वो सब भी ख़त्म हो जाएगी और सब जगह जो है इक्वलिटी जो है वो सब लोगों को मिल सकती है। और इसी का मतलब क्या था? मताधिकार। इसी की बात को इस सोच का जो आइडिया था, इसी सोच को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका था वोटिंग। और प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की बहुत अहम और सीधे डायरेक्ट रोल होता है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी जो है सोशल कंडीशन या इकोनॉमिक कह सकते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन्हें जो बताया है वो करना होता है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक जो कार्य पद्धति होती है, जो वर्क होते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में आप इसी बुक में बहुत ज़्यादा आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेपरेशंस ऑफ द पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी पावर्स है, अब ऐसा नहीं कि जो जुडिशरी को पावर है वो लेजिस्लेचर को भी होगी या एग्जीक्यूटिव्स को भी होगी, ऐसा नहीं है। सबको एक क्राइटेरिया डिसाइड करके अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है। यस, इसको देख लेते हैं शक्तियों का बंटवारा कैसे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
there are three organs of the state. There are the legislature, executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representative, or the executive is the smaller group of the people and who are the responsible for implementing laws and running to the government. And constitution says that each of the organs should exercise different powers. Through this, each organ act to the check on the other organ of a state in ensure the balance of power between all three. अब देखिए, शक्तियों का बंटवारे के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार जो है हमारी गवर्नमेंट, उसके 3 टीयर्स है, 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है, हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके लोग होते हैं। और कार्यपालिका में क्या होता है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, जहाँ पर जो है कानून के लोगों को शासन चलाने का काम देखते हैं। और जुडिशरी, जिसे हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, उसकी व्यवस्था को क्या करते हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके बारे में आप लोग इस बुक की 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, जुडिशरी। और गवर्नमेंट को किसी भी शाखा में, किसी भी ब्रांच द्वारा जो होता है उसको दुरुपयोग, सत्ता में दुरुपयोग नहीं हो सके, कोई भी तरह की कोई भी बेकार चीज़ वहाँ पर अप्लाई ना हो सके, दुर्व्यवहार ना हो सके, उसके लिए रोकते हैं। और इन सभी शक्तियों को एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। इन शक्तियों के बंटवारे के आधार पर क्या होता है, प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, वो एक दूसरे से बैलेंस किए जाते हैं। इसके अलावा सत्ता का संतुलन बना रहता है कि किस तरीके से जो है, किस स्टेट पर आपको किस तरीके से अपनी पावर का यूज़ करना होगा। अब इसी का जो है 4th पोर्शन है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को जो हम लोग यहाँ पर दिए हुए आपके 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लेनेशन एंड राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेलीज। तो यहाँ पर ये 6 आपको अधिकार दिए जाते हैं जनता को। इन 6 अधिकारों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनको आपको मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसमें आप अपने यहाँ पर जिनके भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ना किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी को इक्वल जो है फंडामेंटल राइट्स का अधिकार होता है। The section of in fundamental rights is often been referred to the concerns of Indian Constitution, कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है वो अंतरात्मा कहलाता है। और संविधान की आत्मा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। कंसेंस ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोला जाता है, संविधान की आत्मा बोला जाता है। इसमें देखिए कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स इज देयर फॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द arbitrarily absolute exercise power to the state, the constitution thus guarantees to the individual against state well against अदर इंडिविजुअल। इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी आप लोगों को, क्योंकि इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि जहाँ पर आप लोगों का औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में हमारे राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए क्या हुआ था, यहाँ पर राष्ट्रवादी चाहते थे कि जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसमें राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए, राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए मतलब कि स्टेट लेवल पर जो है उन पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए अधिकार जो है लिखित होने चाहिए। और लिखित होने के लिए क्या हो, उन्हें मनमाने ढंग से कोई भी किसी पर लागू नहीं कर सकता है ना। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे स्टेट में और अन्य जो सिटीजन्स होते हैं उनके समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ओके, इसके अलावा जो है जो moreover various minority committees also expressed the need of the constitution include rights and would there the protect their groups। अब क्या करते हैं कि जो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की भी रक्षा कर सकते हैं। तो हमने जो एक मार्जिनलाइजेशन करके चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें आई थी माइनॉरिटी वाली बातें कि उनकी भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो उसमें क्या था, अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकारों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम हर नागरिक जो है इक्वल है, उनके अधिकारों के लिए वो अपने अधिकारों के लिए एक दूसरे मतलब आवाज़ उठा सकता है। और सत्ता में संस्था के लिए बाध्यकारी हो तो कानून अधिकार उसको ये दिया गया है कि वो जो है पावर ऑफ मेक लॉज मतलब बना सकता है। इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके लिए संविधान में एक और नीति बनाई है
उसमें नीति निर्देशक तत्व बताए हैं। नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिसमें संविधान के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा जो है सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके लोगों में, और वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है, स्टेट टू द इंस्टीट्यूट लॉज एंड द पॉलिसीज दैट हेल्प टू रिड्यूस टू पॉवर्टी ऑफ मासेस, कि हमारे देश से गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा सामने रख सके, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई। यस, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्युलरिज्म, जिसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात बोली गई थी कि कोई भी धर्म जो है यहाँ पर राज्य धर्म नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एक अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी धर्म को राज्य का धर्म हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं बताया जाएगा। एज ए सर्कुलर स्टेट इज वन ऑन विच इज द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज इट स्टेट रिलीजन, कि किसी भी धर्म को अधिकृत धर्म के रूप में नहीं माना जाएगा, राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। वी विल रीड मोर अबाउट इन द फॉलोइंग चैप्टर, इसमें हम लोग आगे देखते हैं इसी के बारे में विस्तार में। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कभी कभी हमारा जो देश होता है, देश का जो इतिहास है, यह तय कर देता है कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे हम अपने देश में और अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए साकार करना चाहते हैं। उनके आइडियाज़ को हम लोग क्या कर चाहते थे, एक फ्रेम में तैयार करना चाहते हैं। जिस तरीके से एक फुटबॉल के मैच में कुछ रूल्स को चेंज करते ही पूरा मैच चेंज हो जाता है, उसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे तो जो बुनियादी स्वरूप है वो बदल जाएगा। हमने यह भी देखा था कि नेपाल में ये चीज़ थी कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी उसको बनाने की ज़रूरत के साथ साथ एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो लिखा गया था उसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का नेपाल का लिखा गया था उसे ऑल ओवर जो है लोगों ने मान लिया था। उसी चीज़ को देखते हैं। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबाउट इन्वॉल्व कंप्लेंट आइडियाज दैट आर द ऑफन टू इजी ग्रैस्प। डोंट वरी too much absolute in the moment. This book we will read higher classes, you will read more about the different features of the Indian Constitution and understand the similarity with them mean, कि ऊपर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी आयामों का जिक्र किया है उसके बारे में कई जटिल जो बातें थी वो हम लोगों ने देखी, लेकिन उन्हें समझने के लिए मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, इस बुक में आप लोगों को काफ़ी चैप्टर्स में अगली कक्षाओं में इसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इन सभी पहलुओं के बारे में आप लोग लगातार सीखते जाएंगे, उससे हम लोग सीखेंगे और उसका जो अर्थ है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर जो है एक 11 मौलिक कर्तव्य में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीरें बनाएं और उन पर कविताएं गीत लिखें और कक्षा में इन पर चर्चा करें। ये चीज़ कोई काम की नहीं है। देखिए कि आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई, उसके की फीचर्स क्यों बनाए गए, ताकि उसमें डिसीजन हो सके कि हमें किसके अंडर में क्राइटेरिया होता है। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, उसी तरीके से जो स्टेट है वो किसके अंडर में होती है, सेंट्रल के अंडर में होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को ऑलमोस्ट ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन के आंसर के साथ में PDF सेंड कर दूंगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। बाय बाय।